हे गाइस, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में आपकी डेट है 15 जून। तो आज के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आज आपका ब्रिक्स समूह और इसके सदस्य देशों के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पर गलत कथन कौन सा है। पहला है यहाँ पर ब्रिक यानी ब्राजील, रसिया, भारत और चीन का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है यहाँ पर ब्रिक्स समूह के सदस्य देश विश्व की 52% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। थर्ड है यहाँ पर ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2020 में नई दिल्ली में किया जाएगा। अगर देखिए बात कर लेते हैं ब्रिक्स की, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ बिल्कुल सही है कि जो ब्रिक्स यानी पहले ब्रिक ही था ये, यानी जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। और पहला सम्मेलन हुआ था इसका तो सन 2009 में हुआ था ये सम्मेलन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें, इसमें कहा गया है कि भाई ये विश्व की 52% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। इसकी बात करें तो ये 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि 52% का। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके 12वें शिखर सम्मेलन की। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इसके 12वें शिखर सम्मेलन की, तो इसका आयोजन 2020 में, जुलाई 2020 में कहाँ किया जाएगा? इसमें लिखा है दिल्ली में। दिल्ली में नहीं किया जाएगा बल्कि रूस में किया जाएगा, यानी इसका आयोजन जो है रसिया में होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी। देखिए बात कर लें अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की चर्चा जो थी सन 2001 में की गई थी सबसे पहले, ठीक है। और सन 2001 में यहाँ पर गोल्डमैन सैच्स के अर्थशास्त्रियों, इसमें एक जिम ओ नील के द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए एक संभावनाओं की रिपोर्ट तैयार की गई थी। और सन 2006 में क्या हुआ कि 4 देशों ने यूएन जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस में इसके अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के लिए यहाँ पर एक अनौपचारिक रूप से यहाँ पर चर्चा चलाई थी इस बात की। आगे बढ़ते बढ़ते पहला सम्मेलन यहाँ पे आपने देख लिया, सन 2009 में हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था शामिल। सन 2010 में यहाँ पर क्या हुआ, दिसंबर सन 2010 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और अंततः मार्च सन 2011 में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार जो है तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। यानी सन 2011 में क्या था, तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, थर्ड ब्रिक्स समिट हुई, उसमें यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका ने फिर भाग ले लिया। यानी कि आमंत्रण कब हुआ, 2010 में, और ब्रिक्स की अब तीसरी समिट हुई, थर्ड समिट जब हुई तो यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका जो है वो शामिल हो गया। ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपने देख लिया है, ऑप्शन है आपका बी, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे लिखा है सेकातकर समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? पहला है यहाँ पर शिक्षा प्रणाली में सुधार, बी है स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, सी है सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी, डी है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का व्यवस्थीकरण। देखिए अगर बात करें शेकातकर समिति की, जो शेकातकर समिति का जो गठन है, आपके पूर्व रक्षा मंत्री जो थे मनोहर पर्रिकर जी, यानी कि आप जानते होंगे इन्हें, जो अब नहीं है इस दुनिया में अब, तो पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी, तो इनके द्वारा इनकी जो है समिति की स्थापना की गई थी ये, ठीक है। तो 2016 में ये समिति की गठन किया गया था इनके द्वारा, मनोहर पर्रिकर जी के द्वारा। कब किया गया था? सन 2016 में किया गया था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो दिसंबर सन 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। दिसंबर सन 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि युद्ध क्षमता को बढ़ाने और सशस्त्र बलों को खर्च को संतुलित करने के उपाय को इसे सुझाना था। तो यहाँ पर सेकातकर समिति ने कुछ सिफारिशें दी थी। इन्होंने जैसे भविष्य के खतरों से और चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का रक्षा बजट जो था, इन्होंने 2.5 से 3% के मध्य होना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पुणे में मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल को त्रिसेवा इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रस्थान, यानी कि जिसमें त्रिसेवा का मतलब ये हुआ कि तीनों ही सेनाओं की सेवा जिसमें हो जाए, यानी तीनों ही सेवाओं के कैडेट तैयार हो जाए, यानी आर्मी, आपकी जो है एयरफोर्स है और जो आपकी नेवी है, तीनों की ही यहाँ पे प्रशिक्षण हो जाए, ऐसा इन्होंने अनुशंसा की इसमें। इसके अलावा इस रिपोर्ट में शांत स्थानों में सैन्य फार्म और सेना के डाकघरों को बंद करने का भी यहाँ पे आह्वान किया गया, जो पहले से लागू की गई सिफारिशों में से ही एक है। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर है, यानी एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, आपने जानते होंगे, इसकी कार्य क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए, ये इस बात की भी इन्होंने अनुशंसा की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका सी, यानी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी। आगे बढ़ते हैं।
एंथुरियम के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह एक सजावटी पौधा है जो हवा से फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टॉलुइन, जाइलिन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को हटाते हैं। सेकंड, यह हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति है। थर्ड, यह भारतीय चुंबकत्व संस्थान द्वारा आयन मंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व में खोजा गया एक नया पदार्थ है। अंतिम ऑप्शन है यहाँ पर, इसे इसरो द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु खोजी गई एक नई दवा जिसका परीक्षण किया जाना शेष है, यानी इसमें बताया कि इसरो के द्वारा बनाई गई है ये। अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर यानी कि एंथुरियम की, देखिए एंथुरियम का उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह देखने में तो सुंदर लगता ही लगता है, इसके साथ साथ ये आसपास की जो वायु में हानिकारक पार्टिकल्स जो होते हैं तो उन्हें भी साफ करता है। यानी इसमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टॉलुइन, जाइलिन और एलर्जी ऐसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को इनमें हटाने की क्षमता होती है और इसकी वजह से नासा ने इसे जो है हवा शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा है। यानी किसने जो हवा साफ करने वाले पौधों की सूची में रखा है, इसे नासा ने, यानी अमेरिकी जो अंतरिक्ष संगठन है उसने इसे किस में रखा है कि हवा साफ करने वाले पौधों की सूची में से रखा है एंथुरियम को। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा वो है ए। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, हाल ही में चर्चा में रही ऊषा गांगुली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। पहला है शतरंज, चित्रकला, राजनीति, थिएटर। देखिए यहाँ पर जो उषा हैं ये, यानी उषा जी हैं ये, उषा गांगुली, ये रंगकर्मी थी यानी थिएटर कर्मी थी और इनका निधन 75 ईयर की एज में इनका निधन हो गया, यानी 75 वर्ष की आयु में इनका जो है स्वर्गवास हो गया। और उषा गांगुली का जन्म जो हुआ था वो 1945 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थी एक, यानी इन्होंने अपनी जो एजुकेशन जो ली थी पूरी, वो कोलकाता से पूरी की थी। इसके बाद कोलकाता को ही इन्होंने अपना वहाँ पर इन्होंने कार्यक्षेत्र चुन लिया और वहाँ पर इन्होंने हिंदी थिएटर को स्थापित किया। और उषा गांगुली को सन 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी इन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि बंगाली भाषा में एक नाटक था गुड़िया घर, तो उसके लिए इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी इन्हें जो है यहाँ पर इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। तो ये थिएटर कर्मी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा चौथा। प्रश्न नंबर 5 है आज आपका, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है यहाँ पर, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1976 के तहत पंजीकृत किया गया है। सेकंड, नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हैं। देखिए, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम आपने जानते होंगे 1976 नहीं है, बल्कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है वो 1860 का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड की, यानी यहाँ पे बताया गया नैनो मिशन का उद्देश्य। देखिए, यहाँ पर नैनो मिशन के अंतर्गत नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो है यहाँ पर संस्थान स्थापित किया गया। और संस्थान स्थापित कहाँ किया गया है? ये स्थापित किया गया है मोहाली, पंजाब में, यानी मोहाली जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है। तो मोहाली पंजाब में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST, यानी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक स्वायत्त संस्थान है इसका। तो आप यहाँ पर कौन सा संस्थान है मैंने बता दे रहा हूँ फिर से, INST करके है। किसका संस्थान है INST? ये भी आप जान लीजिए, मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी DST का। ठीक है, एक स्वायत्त संस्थान है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। और यहाँ पर पूछा ये गया है गलत कौन सा है, तो पहला वाला गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर केवल 1। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।